हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर स्टडी किए थे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। यहाँ पर आप उससे आगे के ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करोगे। टर्म 2 में ये जो चैप्टर आपका है ये बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखता है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपकी 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हो या फ्यूचर में जो भी आप ग्रेजुएशन में करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी हद तक बेस्ड होती है। ये चैप्टर आपको ए से लेके जेड तक अच्छी तरीके से समझ में आना बहुत जरूरी है और आपको फील होना बहुत जरूरी है। जैसा हमने टर्म 1 में सेट्स हो, फंक्शन हो, सीक्वेंस सीरीज हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, काफी सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया था। टर्म 2 में ये पहला चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको वीडियो कंप्लीटली वॉच करनी है और इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग डिटेल थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब बच्चों इस वीडियो में तो आपको केवल और केवल थ्योरी मिलने वाली है और थ्योरी भी आपको अच्छी तरीके से समझनी है, जिसमें कि हम लोग आपका एंगल क्या होता है, या एंगल को मेजर करने की दो यूनिट डिग्री और आपका रेडियन मेजर, थोड़ा सा सेंटेसिमल सिस्टम भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो आप वीडियो में देखोगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट द वीडियो बच्चों। में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का अगर मतलब की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनके मेजरमेंट को स्टडी किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ध्यान रखना है ये मैथमेटिक्स की वह ब्रांच हो जाती है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं क्या, जो ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं उनके मेजरमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है ना, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहां पर सबसे पहले स्टार्ट होता है बच्चों इनिशियल साइड से। देखो अभी अगर मैं आपसे एक बात करूं, आपने कभी भी देखा होगा जो एंगल फॉर्म होता है वो इस तरीके से फॉर्म होता है। तो एंगल जब फॉर्म होता है, जैसे ये एंगल बन गया आपका थीटा, तो यहां पर ना आपको दो बातें स्टडी करनी पड़ेंगी, जिनमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टार्टिंग वाली जो लाइन होती है इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। अब इनिशियल साइड अगर बच्चों हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग इस तरीके से जाएंगे। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल आता है। ये इनिशियल साइड होती है और ये होती है हमारी टर्मिनल साइड। ये होती है हमारी टर्मिनल साइड। मतलब आपने ये समझना है कि ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड के बीच में बनने वाला एंगल हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये एंगल कैसा रहेगा, ये थीटा हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। क्यों? क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्मिनल साइड को ले रहे हैं। अगर बच्चों हम इस तरीके से लेते, जैसे ये हमारी इनिशियल साइड है, क्योंकि इतना तो आप समझते हैं दो रेस के बीच में ही एंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये वर्टेक्स होता है। अब जैसे सपोज करो ये आपकी इनिशियल साइड है। अब इनिशियल साइड से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। ये आप कैसे जा रहे थे, इधर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। अभी अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है क्लॉक। तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाते हो तो जो आपका एंगल बनेगा ये आपकी टर्मिनल साइड होगी, और जो एंगल आपका बनेगा वो आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। यहाँ पर थीटा नेगेटिव होगा और यहाँ पर आप कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अभी आपने एक बात समझ ली कि एंगल कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। जब जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल नेगेटिव हो जाता है। अब बच्चों इसके बाद इस एंगल को मेजर करने की दो यूनिट हम स्टडी करेंगे। एंगल को मेजर करने की यूनिट्स होंगी जिनमें हम दो यूनिट स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें हम डिग्री मेजर भी पढ़ेंगे और डिग्री मेजर के बाद हम एक और पढ़ेंगे जिसको हम नाम देंगे रेडियन मेजर। अब देखो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या समझना है कि डिग्री मेजर का एक और नाम होता है, डिग्री मेजर का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। और यहां पर रेडियन मेजर होता है, रेडियन मेजर को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम।
सर्कुलर सिस्टम। अब सुनो, अब सुनो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, फिर हमें पता होना चाहिए कि एंगल जब बनता है तो कब पॉजिटिव बनता है कब नेगेटिव बनता है, इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या होती है। उसके बाद एंगल को मेजर करने की दो यूनिट, एक डिग्री और एक आपका रेडियन मेजर होता है। अब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री मेजर क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या समझना है डिग्री मेजर में, कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सर्कल है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सर्कल है। अब इस सर्कल को आपने क्या किया, इस सर्कल को आपने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस सर्कल को आपने क्या किया, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब इस तरीके से देखिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरी बात समझना। अब ये जो आपकी एक लाइन दिख रही है आपको रेडियस, और ये भी आपको दूसरा रेडियस दिख रहा है, मतलब सेम रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहते हैं हम 1 डिग्री। बात समझना, जब आप किसी भी सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, 360 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट आता है, उस एक पार्ट को कहते हैं हम 1 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो हमारा 1/360th पार्ट के बराबर होता है, या 1/360th रिवॉल्यूशन के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं आप? एक रिवॉल्यूशन का 360वां हिस्सा 1 डिग्री कहा जाता है। ये वाली बात आपको क्लिक कर गई होगी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360th पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक, तो 1 डिग्री आपको डिफाइन हो गया, 1 डिग्री आपको समझ में आ गया। ओके, इसमें आपने एक और बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने ना इसको बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं बनाया है, नॉर्मल लेके गया हूं। अब आपको, जैसे आपने देखा है मीटर होता है, मीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर मिलीमीटर होती है, उसी तरीके से अब यहां हमने इस एंगल को मेजर किया तो हमने डिग्री में मेजर कर लिया। अब सपोज करो हम इससे भी छोटी यूनिट मेजर करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करिए, अब आप ध्यान से समझना, ये वाला जो एक पार्ट है, 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को आप ऐसे समझिए, 1 डिग्री ऐसे है ना, 1 डिग्री मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहां से यहां तक मैंने इसको 1 डिग्री बना दिया। अब इस 1 डिग्री को आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 60 पार्ट्स में। सोचना ध्यान से, जब आप इस 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो अभी बात समझना, मैंने क्या कहा, 1 डिग्री को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट्स में। अब 60 पार्ट्स में, बात समझ रहे हैं ना, तो एक पार्ट जो रहता है, वो जो एक पार्ट होता है उसको हम 1 मिनट कहते हैं। मतलब क्या है, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। कितने मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। मतलब मिनट्स क्या, मिनट्स इसकी छोटी यूनिट है। बात क्लिक कर गई। यहां आपने देखा 1 डिग्री 1/360th ऑफ 1 पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन रहता है। यहां पर आपने देखा कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। अब वैसे ही 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है, 60 सेकंड्स के बराबर होता है। इसीलिए तो इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि 60 चल रहा है, 60। तो आपने एक बात समझी, सबसे पहले 1 डिग्री क्या होता है, फिर आपने समझा कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। एक और बात ध्यान रखनी है, एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? अब आपको एक बात समझनी है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका यूज होगा जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है ना? ये आपने समझ लिया, 1 डिग्री क्या होता है, एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 1 मिनट में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, और 1 सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। क्लियर? अब देखो, अब आपको समझना है रेडियन मेजर क्या होता है। ठीक है ना? रेडियन मेजर में आपको क्या समझना है, आपको एक यूनिट रेडियस का सर्कल लेना है। आपने ये ले लिया एक यूनिट रेडियस का सर्कल, यूनिट मतलब 1, वो कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। आपने यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लिया। अब आपने ये देखना है कि ये यूनिट है मतलब 1 है। अब आपने इसको, जो ये पार्ट रहता है वो आर्क होता है, आपने ये आर्क भी
1 यूनिट का लिया, बात समझना, रेडियस भी 1 यूनिट है और जो आर्क की लंबाई है वह भी 1 यूनिट है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 1 रेडियन होगा। क्या होगा? 1 रेडियन होगा। जैसे मैंने यहां बताया था 1 डिग्री, वैसे मैं यहां बता रहा हूं 1 रेडियन क्या होता है। तो 1 रेडियन मतलब जब हमारा रेडियस 1 हो और हमारा आर्क की लेंथ भी 1 हो, एट दैट टाइम एंगल पर जो सेंटर पर बनता है वो कितना होता है? 1 रेडियन होता है। बात क्लिक कर गई? 1 रेडियन क्या होता है? अब एक बात समझो, एक बात समझो, यहां से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला ये निकल के आता है कि अगर आपके पास रेडियस आर है, अभी आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर मैं इसको यहां तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले गया था, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे लेके आता तो नीचे लेकर आने से ये -1 रेडियन बन जाता। ठीक है ना? यहां पर ये कितना है? 1 है। तो ये आपको अब पहले ही मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। अब एक बात समझो, मैंने ये रेडियस आर लिया और मैंने ये जो लेंथ है ये मैंने एल ले ली, एल ले ली। तो यहां पर जो ये थीटा एंगल बनता है ना, वो थीटा एंगल किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो थीटा बनता है वो रेशियो होता है किस किस के बीच में? लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहां पर थीटा हमेशा किस में मेजर किया जाएगा? रेडियन में। ये वाली बात सबको क्लिक करनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? आपने ये समझ लिया कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, आपने ये समझ लिया 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, और आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, इट इज अ रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना? आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक सर्कल है, अब इस सर्कल का मैं आपसे ये कहता हूं, मुझे इस सर्कल में ये बताइए, बात समझना, मुझे इस सर्कल में ये बताइए कि जो इस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है ना? अब अगर मैंने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, यहां से घूमकर मैं यहां आ गया, ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताना, थीटा अभी अभी मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। यहां पर लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होगा कि नहीं होगा? देख लो, यहां से चलना शुरू किया और घूम के यहीं आ गए, तो ये कितना हो गया? लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर, और रेडियस कितना हो गया? आर। तो आपका थीटा कितना निकल के आ गया? 2 आर, सॉरी माय मिस्टेक, 2 पाई, 2 पाई रेडियन। कितना निकल के आ गया? 2 पाई रेडियन। अब एक बात बताओ, जब आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हो तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अब बात समझना, यहां पर ये 1 डिग्री था, इसी तरीके से ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4, मतलब एक एक डिग्री, एक एक डिग्री। और जब इस 360 डिग्री को आप प्लस करोगे तो पूरा एक रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनता है? 360। और एक कंप्लीट में कितना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन बनता है? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब थीटा यहां तो 360 के बराबर है और यहां थीटा 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी कि नहीं होंगी? तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलता है 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये रेडियन का सिंबल है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? अब देखो 2 से इसको काट देते हैं 180 टाइम्स, तो हमें पता चलता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने जा रहा है। आगे बात समझ में? देखिए, वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, जब भी आपको छोटी छोटी बातें क्लिक करेंगे। ठीक है ना? जब भी आपको हर टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी मैंने आपको बेसिक से बताया है एंगल क्या होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, मैं एंगल को मेजर करने की यूनिट मैंने बता दी, डिग्री बता दी, और रेडियन भी बता दी, 1 डिग्री बता दी, 1 रेडियन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। इस फॉर्मूले को जब भी यूज करना है, इसमें ध्यान रखना है रेडियन में ही इसका एंगल आना चाहिए, और यहाँ पर मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन भी बता दिया। एक छोटी सी बात और है, उसको बताने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। छोटी सी बात यह है कि ये डिग्री मेजर हो गया, रेडियन मेजर हो गया, एक आपका एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आप आरडी शर्मा देखोगे तो वहां मिलेगा आपको। वो आपके कंपटीशन में आ भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। वो होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, उस सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है
कि आपका जो 1 डिग्री होता है वो आपका 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, और वहां पर 1 ग्रेड जो होती है वो आपकी 100 मिनट के बराबर होती है, और 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। और एक कभी कभी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इनमें रिलेशन बता दो, सेंटेसिमल में और सेक्साडेसिमल में, सर्कुलर में, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये ध्यान रखना कि d/90 डिग्री इक्वल्स टू g/100 इक्वल्स टू 2r/पाई। ये रिलेशन तीनों का होता है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको मतलब डिग्री यूज करना है या ग्रेड्स, और वहाँ रेडियस यूज करना है। ठीक है ना, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। ये रिलेशन ही पूछा जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी कभी ये रिलेशन ही पूछ लिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी बात और, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे, केवल थ्योरी डिस्कस होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना, और वीडियो को एक बार दोबारा देखने की कोशिश करना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, मैं बहुत बेसिक से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक बात समझो, अभी आपको एक और चीज समझनी है जो 11th में तो नहीं लेकिन 12th में आपके लिए काम में आएगी। बात यह है कि आपको ये समझना है, पहले हम समझेंगे बाद में उसका रिजल्ट लिखेंगे। आपको इस तरीके से समझना है कि आपके पास मान लीजिए एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। ठीक है ना, अब यहां पर मान लीजिए आपने कोई नंबर लाइन खींची हुई है, अब यहां पर 0 है और ये आपका सेंटर है। अब मान लो यहां 1 यूनिट या 2 यूनिट या 3 या -1 -2 -3 यूनिट। यूनिट है, यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है। ये 1 को मैं यहां ले रहा हूं, अगर 1 सेंटीमीटर लूं तो और छोटा हो जाएगा, अगर मैं 1 मिलीमीटर लूं तो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, अब आपको एक बात समझनी है कि अगर मैं इस लाइन को लेकर इस सर्कल के ऊपर लूं, मतलब इसको कर्व करूं, ऐसे करके मैं इस सर्कल के ऊपर लेना चाहता हूं, तो ये जितने भी रियल नंबर आप देख रहे हो, तो रियल नंबर, एक बात फील करना, यहां से वो रिजल्ट निकलेगा जो 12th में आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब आप इस लाइन को इस सर्कल के ऊपर कर्व करोगे, तो आप ये देखोगे कि जब ये यहां आएगी तो यहां पर ये जो एंगल क्रिएट होंगे, ये जो एंगल बन रहे होंगे, वो एंगल कहीं ना कहीं इन रियल नंबर के बराबर ही होंगे। वो एंगल कहीं ना कहीं रियल नंबर के बराबर ही होंगे। जैसे सपोज करो मैंने इसको इसके ऊपर लपेट दिया, तो यहां पर ये 1 टच कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होगा यहां पर वन 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 एंगल बनेगा। 1 एंगल मतलब 1 रेडियन बनेगा, और 1 रेडियन कहो या उसे 1 कहो, वो एक सिंगल बात रहेगी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो रियल नंबर है ना, और यहां पर जो रेडियन है, वो सेम थिंग होगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मतलब जैसे थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। अगर मैंने रेडियस 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ रेडियस 1 लिया मैंने कहा ना यूनिट रेडियस का सर्कल, तो यहां पर एल हो जाएगा, तो जो थीटा होगा वो लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होगा। जो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क आप ले रहे हो, जो भी आप लेंथ ऑफ आर्क यहाँ ले रहे हो, उतना ही थीटा बनेगा आपका, सिंपल सी बात। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है कि जो रेडियन मेजर होता है, जो रेडियन मेजर होता है और जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं, आर कंसीडर्ड एज सेम थिंग, आर कंसीडर्ड एज सेम थिंग। ये बात आपको कम क्लिक करेगी, लेकिन जब 12th में आप पढ़ोगे ना, जब क्लिक करेगी। एक बात सुनो, एक बात यह समझनी है कि पाई जब तक रेडियन नहीं लिख रहा है, तो पाई 22/7 भी हो सकती है। अगर पाई रेडियन लिखा है, जब वो 180 डिग्री बनेगी। ठीक है ना, तो पाई रियल नंबर है तो 22/7 है, और पाई रेडियन है तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर दोनों का ही यूज होने वाला है। क्लियर है ना भाई? तो अभी मैं इसमें नेक्स्ट पड़ाव पर चलता हूं, इनको रफ करके, आपको वीडियो में बने रहना है। देखो सबसे पहले हमने क्या स्टडी की थी, सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, एंगल पढ़े, और एंगल का पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल भी पढ़ लिया हमने, यूनिट्स मेजर करने का भी पढ़ लिया, डिग्री और रेडियन, जिनको दूसरा हमने सेक्साडेसिमल, सर्कुलर सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम भी देख लिया हमने, 1 डिग्री 1 रेडियन रिलेशन भी पढ़ लिया,
अब हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको बेसिक से किस तरीके से डिस्कस करवाना है। देखो एक बात समझो, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास यहां पर ना यूनिट रेडियस के सर्कल का बहुत योग रहने वाला है, बहुत ही यूज रहने वाला है। जैसे सपोज करो मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया, चलो 3D क्यों ले रहा हूं मैं, देखो ये मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब मैं यूनिट रेडियस कह रहा हूं तो यहां से यहां तक का मान लीजिए आपका क्या रहने वाला है, यहां से यहां तक का 1 रहने वाला है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0, और इसके क्या हो जाएंगे 0,1, और इसके हो जाएंगे आपके -1,0, और इसके हो जाएंगे आपके 0,-1। क्लियर है। मैंने एक पॉइंट लिया, मान लीजिए यहां मैंने एक पॉइंट लिया P, और इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट में क्या ले लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट A, B ले लेता हूं, ठीक है। A, B लेने का मतलब क्या है कि ये तो पूरा जैसे मैंने माना O है, ये A है, ये B है, ये C और ये D है। क्लियर है ना भाई। अब एक बात समझो, मैंने यहां पर जैसे M ले लिया, तो अगर मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट A, B लिए हैं, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस A होगा, O M कितना होगा A, और यहां से PM कितना होगा आपका B होगा। ये वाली बात क्लिक कर गए, ठीक है ना। अब एक बात समझनी है आपको, एक बात समझनी है, यहां पर मान लीजिए जो आपका एंगल बनता है वो x बनता है। क्लियर है, ठीक है ना। अब एक बात समझनी है, बात क्या है, बात इस तरीके से आपको समझनी है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल OPM, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं cos x लगा दीजिए, cos थीटा या cos x, अब cos x किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, और यहां पर बेस क्या है a, और हाइपोटेनियस क्या है OP। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, OP की वैल्यू तो 1 होगी ना, क्योंकि OP क्या है रेडियस, और रेडियस मैंने 1 कंसीडर किया हुआ है, तो यहां से cos x इक्वल्स टू a आ गया। इसी तरीके से जब आप इसमें साइन यूज करोगे तो साइन x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी sin x, और a की वैल्यू क्या आ गई cos x। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a की वैल्यू लिख सकता हूं मैं cos x, और b की वैल्यू लिख सकता हूं मैं sin x। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, यहां से मैंने ये दो रिजल्ट प्राप्त कर लिए, मतलब इनका यूज क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि ये यूनिट रेडियस का सर्कल आपका बहुत काम आने वाला है। आप ना इजीली तरीके से 90, 180, 270, 360, 450, 540 इन सब एंगल्स की वैल्यू दिमाग में ही सोचकर आंसर कर दोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे यूनिट रेडियस के सर्कल की हेल्प से मैं कुछ रिलेशन ड्राइव करूंगा। मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपको बता दिया A, B, और जिसको मैं cos x और sin x भी लिख सकता हूं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये x एंगल है ना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये x एंगल 0 डिग्री बन गया, तो बच्चों 0 डिग्री बनने का मतलब ये OP वाली लाइन OA के ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, सोचो आराम से, आ गई ना। अब एक बात बताओ, अगर मैंने ये कहा कि एंगल जिसको x ले रहे थे वो 0 डिग्री है, तो एक बात बताओ यहां पर 1 आ रहा है, 1 किसकी वैल्यू होगी cos 0 की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। अब बात समझो, यहां से समझने वाली बात शुरू हो रही है। मैं ये बोल रहा हूं अगर OP मैंने x एंगल बना रहा था, यहां पर मैंने आपसे ये कह दिया कि OP जो है x एंगल न बनाकर मान लो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो OP OA के ऊपर लाई करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो वहां पर ये जो cos x है वो 1 हो जाएगा, और sin x क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या है, अरे भाई मतलब ये है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, और sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये तो हम 10th से जानते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये OP जो है यहां OB पर आ जाए, ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाए, अब समझ रहे हैं ना, अगर x 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 और sin 90 हो जाएगा। तो समझो ये वाला x इस 0 की वैल्यू, मतलब cos 90 किसकी वैल्यू हो जाएगी 0, cos 90 0 हो जाएगा, और जब ये x ये पूरा क्रिएट हो जाएगा
तो वहां पर साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो गया 1। इसी तरीके से अगर x 180 डिग्री हो जाए, x कितना हो जाए 180 डिग्री, मतलब ये वाला जो लाइन है ओपी, ये मानो ऐसे हो जाए, ओसी हो जाए, कोइंसाइड करे, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, और sin 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए 0। उसी तरीके से अगर 270 की वैल्यू निकालते हैं, जब x 270 डिग्री हो जाएगा तो cos 270 आप अब इजीली तरीके से बता दोगे 0 होगा, और sin 270 कितना होगा -1। वैसे ही अगर मैं 360 डिग्री की बात करूं तो आप मुझे बता दोगे कि x अगर 360 होगा तो cos 360 की वैल्यू हो जाएगी 1, और sin 360 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से मैं फिर दोबारा घूमकर अगर उधर ही पहुंच जाऊं कि मैंने एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर मैं यहां पहुंच गया, तो आप इजीली तरीके से 90 और प्लस कर दोगे तो वैल्यू बता दोगे। बात समझ गए ना, कि अगर x की वैल्यू 450 हो जाए तो 450 डिग्री होने पर cos 450 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, और sin 450 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब मेरी बात सुनो, ये जितने भी ये जो ये वाला 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, 270 हो, 360 हो, 450 हो, 540 हो, ये जितने भी एंगल हैं ये 90 के मल्टीपल हैं, और जो 90 के मल्टीपल एंगल होते हैं उन्हें हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। ये वाली बात भी ध्यान रखना, जो मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होते हैं, उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक बात समझनी है, अब आपको लग रहा होगा ये π/2 कैसे आ गया, ये तो 90 डिग्री लिखना चाहिए था। तो ये वाली बात मैं बता देता हूँ, ये मैं पिछले में मैंने बताया नहीं आपको, कि जैसे मैंने एक रिलेशन बताया था ना, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अभी एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन, तो पाई नीचे चला जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो, और इसे कैलकुलेट जब करोगे तो 1 रेडियन ना बच्चों ध्यान रखना 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स आंसर देता है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको लर्न रखना है, ठीक है ना। कैलकुलेट करना चाहो कर लेना। अब ऐसे ही ये तो 1 रेडियन में था, आपसे अगर 1 डिग्री में पूछ लें, 1 डिग्री, तो 180 डिग्री नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे ना, 180 डिग्री नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 0.01746 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक है ना। ये वाली बात भी ध्यान रखनी चाहिए थी। और एक और चीज याद रखो, एक चीज और याद रखो, वो ये है कि जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। अब एक बात बताओ, मुझे ये पता करना है कि 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, मुझे पता करना है 30 डिग्री कितने के बराबर होगी, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो बच्चों ऐसा है, जैसे एक 180 में पाई है तो एक में निकाल लो पहले, पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल्स टू 1 डिग्री, कितना 1 डिग्री। अब जैसे आपको 30 डिग्री में पूछना है तो इंटू 30 कर दो दोनों तरफ, तो 30 इंटू पाई/180 इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 3 से इसे काट दोगे 6 बार, तो π/6 रेडियन इक्वल्स टू 30 डिग्री। आगे बात समझ में। ऐसे ही 45 डिग्री अगर जानना चाहते हो π/4 रेडियन, अगर आप 60 डिग्री जानना चाहते हो π/3 रेडियन, अगर आप 90 डिग्री जानना चाहते हो तो 90 डिग्री हो जाएगा π/2 रेडियन। क्लियर, चेक कर लो वीडियो में कंप्लीट आ रहा है नहीं आ रहा, कंप्लीट है, ठीक है ना। तो देखो अब बढ़ते हैं आगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना, इतनी सारी नॉलेज आपको होना जरूरी है। यहां से मैं एक रिलेशन बताना चाह रहा था, वो रिलेशन आपको क्या बताना था तो वो समझिए। अब वो यहां से एक रिलेशन समझना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। देखिए आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है सिंपल सी बात, कि आपने एक बात फील करी क्या, कि जब 0 डिग्री था या जब आपका 90 डिग्री था, या जब आपका, देखना देखना, आपने एक बात देखी कि जब आपका 90 डिग्री था या फिर आपका 180 डिग्री था, तो cos 180 पे -1 निकल के आया था, तो आपने cos 90 0 होता है
और इसी तरीके से एक हो गया cos 90, दूसरे में भी अगर आप देखोगे तो आपने देखा cos 270 भी 0 हो रहा है, क्लियर है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक बात फील कर रहे हो कि जब 90 डिग्री बन रहा है तब भी cos 0 है, जब आपका 270 डिग्री बन रहा है तब भी 0 है। इसी तरीके से 90 का ऑड मल्टीपल जब आप करते जाओगे तो आपका 0 आंसर आएगा, मतलब cos 90 डिग्री आपका कितना है, 0 है। उसी तरीके से cos 270 भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब मेरे आपसे कहने का मतलब है ऐसे ही cos 450 निकालोगे तो भी आपका 0 डिग्री आएगा। मतलब यहां से एक रिलेशन निकल के आता है कि cos x 0 होगा, मतलब cos एंगल 0 होगा कब, जब x की वैल्यू 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू n इज एनी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर। मतलब यहां से ये रिलेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है कि cos की वैल्यू 0 होती है कब, जब 90 डिग्री में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए। ऑड का मतलब 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, -1 का, -3 का, -5 का, -7 का, जब ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई 90 डिग्री में करोगे तो जो आंसर आपको मिलेंगे वो हमेशा cos के टर्म में 0 ही मिलेंगे। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ऐसे ही साइन का भी एक रिलेशन आता है। साइन का रिलेशन ये होता है कि sin x 0 होगा कब, जब x बराबर n पाई होगा वेयर n इज एनी इंटीजर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप n की वैल्यू 0 लेते हो तो यहां पर आप 0 लोगे, मतलब यहाँ n की वैल्यू 0 लोगे तो ये पूरा 0 हो गया, x भी 0 हो गया, तो साइन 0 0 होगा। अगर आपने n की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, तो साइन पाई भी 0। अगर आपने n की वैल्यू 2 ली तो 2 पाई, तो साइन 2 पाई भी 0। कहने का मतलब है साइन 0 या 180 डिग्री, 360, 18, मतलब 180 का मल्टीपल जो भी आएगा वो हमेशा साइन के टर्म में आंसर 0 ही देगा। तो ये वाली बात आपको रिमेंबर रखनी है। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं आपको, ठीक है ना। आपको मैं ये बताता हूं कि एक बात और आपने क्लिक करनी है। जैसे सपोज करो आपने यूनिट रेडियस का सर्कल लिया था, यूनिट रेडियस का आपने सर्कल लिया था और यहां से आपने एक रिलेशन डिस्क्राइब किया था कि a की वैल्यू cos x होगी, b की वैल्यू sin x होगी। अब मैं आपको यहां से ASTC का रूल और सिखाता हूं, देखो समझो। ASTC का रूल क्या कहता है, ASTC का रूल आपसे ये कहता है कि आपने जैसे सपोज करो यहां पर एंगल -x ले लिया, तो यहां पर जो पॉइंट P डैश होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये x एक्सिस तो पॉजिटिव रहेगा, -b। अब एक बात समझनी है, यहां पर जो x एक्सिस है वो तो पॉजिटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और y एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव बना दिया, क्लियर है। अब एक बात समझो, यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन ये कहता है कि, एक बात समझना, जब यहां cos ऑफ -x आप लोगे तो वो किसके बराबर है, a के बराबर है। और जब आप साइन ऑफ -x लोगे तो वो किसके बराबर है, साइन ऑफ -x किसके बराबर है, -b के बराबर है। तो एक बात बताओ, a की वैल्यू क्या थी, a तो cos x था और b क्या था, sin x था। तो यहां लिखोगे cos x और यहां लिखोगे -sin x। तो यहां से एक रिलेशन आ जाता है बच्चों कि cos ऑफ -x इक्वल्स टू cos x और साइन ऑफ -x इक्वल्स टू -sin x। क्लियर है, ठीक है। अब एक बात समझो, मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये वाली फॉर्म लिख देता हूं। tan ऑफ -x इक्वल्स टू -10x, cosec ऑफ -x इक्वल्स टू -cosec x, sec ऑफ -x इक्वल्स टू sec x, cot ऑफ -x इक्वल्स टू -cot x। मतलब ये cos और ये जो sec है ये पॉजिटिव में, बाकी के सब नेगेटिव में आ जाते हैं। इन्हीं को हम इवन फंक्शन कहते हैं, cos को और sec को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। बाकी के जितने भी हैं वो सब कैसे हैं, ऑड फंक्शन है। यहां से आपने एक और चीज समझ ली, सीख ली कि जब
एक्स लेते हैं एट द टाइम, अगर आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो आपके इवन होंगे, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो आपके ऑड फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो इवन और ऑड फंक्शन भी आपने सीख लिया, और मैंने ये भी बता दिया, ये वाला रूल भी मैंने आपको कंफर्म करा दिया। अब एक बात समझो, तो यहां से क्या क्लियर होता है? यहां से ये क्लियर होता है बच्चों कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर जब आपका साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। कोसेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है यहां पर पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना? अब यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने एक बात फील करनी है, यहां पर आपका जो ये ए कोऑर्डिनेट है, जो ए कोऑर्डिनेट है वो यहां पर कैसा हो जाएगा? आपका नेगेटिव, और बी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यहां पर नेगेटिव रहेगा तो कॉस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि यहां पर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक वो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी के सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही बच्चों जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, तो कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, और जब कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, क्योंकि टेन थीटा माइनस साइन अपॉन माइनस कॉस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, टेन थीटा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां आ जाता है टेन और यहां आ जाता है कॉस। तो यहां से एक रूल निकलता है एएसटीसी का रूल, तो उसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं एएसटीसी के रूल को कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, एक बात यह है कि अब आपको यह समझना है कि आपके पास वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम आपको यह बता रहे हैं, देखिए वीडियो थोड़ा सा तो बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है ना? अब आपको यह समझना है कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको साइन 120 की वैल्यू बतानी है, या फिर मैंने आपसे कहा साइन 210 की वैल्यू बतानी है, देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1210 भी कह सकता हूं मैं, बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व हम कैसे करते हैं? तो इसके लिए ना आपको यह समझना पड़ेगा बच्चों कि बहुत सारी लंबी चेन है, वो आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आप ये समझो कि मैं आपको शॉर्ट वाले तरीके से लेके चलता हूं। आप इस तरीके से समझो कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, मतलब इनमें तो आपको चेंज करना होता है, और अगर 180 डिग्री है और 360 है तो आपको सेल्फ चेंज होता है, सेल्फ चेंज होता है। सेल्फ चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर आप साइन 90 प्लस थीटा ले रहे हो या कॉस 90 प्लस थीटा आप ले रहे हो, या टेन 90 प्लस थीटा आप ले रहे हो, या कोसेक 90 प्लस थीटा आप ले रहे हो, या सेक 90 प्लस थीटा आप ले रहे हो, या कॉट 90 प्लस थीटा आप ले रहे हो। मैं इनको लिखकर तैयार कर लेता हूं क्योंकि इससे थोड़ा सा वीडियो का टाइम बचेगा। अभी पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं पॉज करके लिख लूंगा जिससे टाइम बचेगा। देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ 90 और 270 में चेंज होता है। चेंज होने का मतलब क्या है? आपने पहले तो ये नियम पता होना चाहिए एएसटीसी। क्लियर है? एएसटीसी नियम में क्या होता है बच्चों कि देखो इस 90 है, पहले तो 90 एंगल देखो, 90 में क्या होता है? चेंज होता है। तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा, कॉस थीटा। कॉस किस में बदलेगा? साइन थीटा में बदलेगा। टेन किस में बदलता है? कॉट थीटा में। कोसेक किस में बदलता है? सेक थीटा में। सेक किस में बदलता है? कोसेक थीटा में। कॉट किस में बदलता है? टेन थीटा में। अब एक बात समझो, साइन 90 प्लस थीटा, 90 का मतलब होता है पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट। अब प्लस थीटा, और थीटा यहां क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो
90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहां पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा मतलब आप 90 प्लस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड में। कौन जा रहा है, कॉस जा रहा है। कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। टेन, टेन जा रहा है, टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस। कोसेक जा रहा है, कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस रहेगा। सेक जा रहा है, नेगेटिव होता है। कॉट जा रहा है, नेगेटिव होगा। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, जैसे मैंने आपसे साइन 120 की वैल्यू पूछी थी, तो इसको आप लिख दोगे साइन 90 प्लस 30। अब आप देखोगे 90 के टर्म में तो साइन बदल जाता है, किसमें, कॉस में। अब फिर ये देखोगे कि साइन जा रहा है, साइन जा रहा है किसमें, कॉस में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसका आंसर यही आ जाएगा, कॉस 30 साइन 60 √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। अगर मैं आपसे ये कहता कि मुझे कॉस 120 की वैल्यू बता दो, तो कॉस 120 की वैल्यू के लिए कॉस 90 प्लस 30 करना पड़ता, और कॉस जा रहा है, कॉस 90 में बदल रहा है, तो साइन में बदलेगा। अब एक बात बता दो, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आ जाता और -1/2 इसका आंसर आ जाता। अब इस तरीके से करने को बहुत सारे बन जाएंगे। 180 माइनस थीटा, साइन में भी कॉस मतलब 6 के 6, फिर उसी तरीके से 180 प्लस, फिर 270 माइनस, 360 प्लस, 360 माइनस। मैं इन सब चीजों से आपको एक छोटा सा तरीका प्रोवाइड करा देता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उनकी डोमेन और रेंज और उनकी ग्राफ बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको रफ करके थोड़ा सा जल्दी स्पीड पकड़ता हूँ। देखो बच्चों, अब ना आपने क्या करना है, अब जो बची कुछ चीजों हैं उनमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास अगर जैसे पूछा जाए, बताइए साइन 9 मतलब 90 के मल्टीपल में अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 960 की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है ना। अभी आपसे पूछा जाए, बताइए कि कॉस 960 की वैल्यू पूछ ली जाए, या फिर आपसे 10 माइनस 960 की वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा करिए, 960 न लेकर कुछ और भी ले लीजिए, जैसे आपने सपोज करो 870 ले लिया, 870, ठीक है ना। अब आपको इनकी वैल्यू बतानी है, तो इनकी वैल्यू बताने के लिए एक रूल है जो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, और वो रूल अगर आपने याद कर लिया तो किसी भी एंगल की वैल्यू आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगी, 100% प्रूफ। अब सुनो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ प्लस या माइनस क्या है। तो अगर प्लस है तो कोई बात ही नहीं है, अगर माइनस है तो उस माइनस को बाहर लेके जाना है। बाहर कैसे, मैंने अभी अभी यहाँ बताया था ना, इवन और ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, वो यूज करनी है। जैसे यहां tan ऑफ माइनस थीटा मैंने अभी भी लिखवाया था -10 थीटा। तो अब आप इसको जैसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसमें आप क्या करोगे, tan ऑफ -870, इसको क्या लिख दोगे, -10 870। क्लियर। अब देखो, अब इसको 870 को 90 के मल्टीपल में तोड़ दोगे, 90 के मल्टीपल, 90 के मल्टीपल का मतलब है जैसे 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 900, और उसमें से माइनस कर दो 30, जब ही तो आएगा आपका 870। एक बात ध्यान रखनी है, ये वाला एंगल हमेशा आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्लियर है ना। एक बात समझो, मैं एक बार फिर बताता हूं, पहले आपने इस माइनस को बाहर निकाल दिया, अब 870 को आपने 90 के मल्टीपल में तोड़ना है, इस तरीके से कि यहाँ प्लस करो या माइनस करो, जो एंगल आए वो 90 से छोटा होना चाहिए। अब एक बात समझो, अब ये देखो कि यहां पर जो 90 का मल्टीपल है वो ऑड है या इवन। अगर वो ऑड है, बात समझ लेना, अगर 90 का मल्टीपल ऑड होता है तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस किस में, साइन में। टेन किस में बदलता है, कॉट में, और कॉट किस में बदलता है, टेन में। सेक किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। कब, जब यह 90 का मल्टीपल ऑड होता। अगर इवन है देयर इज नो चेंज, सेल्फ चेंज होगा, अपने में ही बदल जाएगा। जैसे यहाँ 10 है तो ये खुद में ही बदल जाएगा, खुद में बदलने का मतलब 10 30 डिग्री, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम ये चेक करेंगे कि 90 इंटू 10 करने के बाद और उसमें से 30 घटाने के बाद ये 10 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। मतलब जैसे ऐसे समझो, देखो 10 90 लेना है आपको 10 बार, मतलब
1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टाइम्स। 90 को आपने 10 टाइम्स लिया। अब उसमें से आप 30 कम कर रहे हो तो आप लगभग यहां पहुंच जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1/√3। आंसर खत्म। क्या कहते हो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर समझो। इस बार लेते हैं हम साइन 960 को। जैसे आपने 960 लिया, पहली बात तो ये देखो ये पॉजिटिव है तो इसमें तो कोई प्रॉपर्टी हम लगाएंगे नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस होता तो हम माइनस बाहर ले लेते। कॉस के टर्म में और सेक के टर्म में बाहर नहीं आता, पॉजिटिव भी हो जाता है। अब समझो इसको 90 के मल्टीपल में तोड़ो। जैसे आपने तोड़ा 90 इंटू आपने 10 के टर्म में तोड़ोगे प्लस 60 डिग्री, तो ये भी 10 के टर्म में टूटा है। चलो मैं अनदर एक एग्जांपल और ले लूंगा। अभी देखो ये भी इवन है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये इवन है, तो इवन है तो सेल्फ चेंज ही होगा। मतलब ये यहाँ पर आपका साइन और साइन ही रहेगा 60 डिग्री, लेकिन अभी आपको यहाँ साइन चेक करना है, साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो उसके लिए पहले आपने देखा ये इवन है तो साइन साइन में ही बदला, ऑड होता तो बदलते हैं। उसके बाद एंगल एज इट इज। अब ये देखो आप 10 बार जाते हो, 10 बार जाते हो और उसके बाद प्लस 60 कर रहे हो, तो आप 10 बार जाके यहां पहुंच रहे थे ना, प्लस 60 कर रहे हो तो आप यहां 11वें क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। 11वें क्वाड्रेंट का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहां माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका -√3/2। तो इसका आंसर क्या होगा -√3/2। क्लियर है ना? अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब मैं बढ़ता हूं आगे। जरूरी नहीं यहाँ ऑड वाला, ऑड वाला जैसे मान लीजिए कॉस 90 इंटू 1 प्लस 30 ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना? मतलब आपको कॉस 120 की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ ऑड लिया ना आपने, तो ऑड कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदल जाएगा, तो साइन में बदल गया। क्लियर है? अब इसके बाद ये देखिए कि अब आपने देखना है पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन, तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कॉस 90 इंटू 1, मतलब एक बार चलते हो आप और एक बार चलने के बाद दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हो, तो दूसरे में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा और -1/2 वैल्यू आ जाएगी किसकी, कॉस 120 की। क्लियर है ना? इसी तरीके से आप सब एनसीईआरटी बाहर आरडी जहां से भी करना चाहो क्वेश्चन कर लेना, सब क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अब सुनो, मैं आपको ये और बता देता हूं कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी डोमेन वैल्यू क्या होती है, बात समझो। देखो सबसे पहले आपने ये समझना है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने 10th में पढ़े थे, साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट, वह आपको इस तरीके से देखना है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। देखो अगर मैं आपसे इनकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन मतलब साइन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, ये हर रियल नंबर पर डिफाइंड होता है। और इसकी रेंज की बात करूं तो इसका आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। ये चीज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं पहले ही बता चुका हूं क्लास 12th में। यहां पर इनकी डोमेन है और रेंज है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। और डिटेल में देखना है तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ग्राफ वगैरह भी बताए हुए हैं डिटेल में। यहां मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके आगे बढ़ता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर द 11th, लेकिन 12th में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉस की बात करूं इसका भी ऑल रियल नंबर होता है, रेंज -1 से 1 होती है। मतलब क्या है, आपने रिलेशन फंक्शन और सेट्स वाली वीडियो तो देखी होगी, उसमें हमने बता रखा है कि डोमेन का मतलब होता है वो सब वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइंड हो। अब मैंने एक वर्ड बोल दिया फंक्शन, आपको लग रहा होगा ये तो है रेशियो और आप इनको फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो मुझे एक और बात बतानी पड़ेगी और मैं वो बात यहां डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जैसे साइन थीटा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और ये एक रेशियो होता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फंक्शन भी होता है। साइन थीटा क्या है, ये फंक्शन है। अब आप कहोगे फंक्शन कैसे है, तो मैं आपको कहूंगा आपने फंक्शन वाली वीडियो पढ़ी कि नहीं पढ़ी, देखी कि नहीं देखी? फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे रिलेशंस को फंक्शन कहा जाता है जिसमें पहले सेट के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या कहते हो, आई बात समझ में? मतलब आपको याद होगा कि यहां पर इस तरीके से जैसे इसकी कोई एक यूनिक इमेज, इसकी भी कोई एक यूनिक इमेज, इसकी भी कोई यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये फंक्शन है,
ये फंक्शन है, लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो ये फंक्शन नहीं है। ये वाली बात मैं वीडियो में बता चुका हूं, क्लियर ना। ये अभी हम वन वन मैनी वन फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, वो 12th का टॉपिक है। अभी आपको केवल समझना है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब हर डोमेन की वैल्यू पर कुछ ना कुछ आंसर आना, क्लियर ना। अब आप कहोगे कि इसमें कैसे आ जाएगा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे समझो, जैसे साइन 45 है, 1/√2 होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 45 पर साइन की कोई और वैल्यू आ जाए, यही वैल्यू रहेगी। मतलब हर रियल नंबर पर साइन कुछ ना कुछ आंसर देगा, हर रियल नंबर पर साइन कुछ ना कुछ आंसर देगा, क्लियर है ना। और आंसर उसका -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो अभी आप ये समझिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने डोमेन में डिफाइंड होते हैं और डोमेन पर वो हमेशा यूनिक आंसर देते हैं, क्लियर है ना। अब देखो tan का अगर मैं बात करूं तो tan sin अपॉन कॉस होता है। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2। मैंने ये क्यों घटाया? क्योंकि cos यहीं पर 0 होता है, मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं। और tan की जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर, cot भी ध्यान रखना r-n π, और इसकी भी ऑल रियल नंबर। कोसेक की अगर मैं बात करूं तो कोसेक की जो डोमेन होती है वो कोसेक डिफाइंड होता है 1/sin होता है, तो साइन को घटाना पड़ेगा r-n π, और ये होगा r-2n+1 इंटू π/2। मतलब मेरे कहने का ये है कि सेक की वैल्यू सब रियल नंबर पर आएगी, केवल आप उनको हटा देना, 90, 180, 90, मतलब 90 के ऑड मल्टीपल को हटा देना, यहां आप 180 के मल्टीपल को हटा देना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो रेंज रहेगी वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और यहां पर भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगर आपके स्कूल में इनको बताया जा रहा है तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रख लेना, बाकी का 12th क्लास में आती है, 11th में इनका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्लियर है ना। अब मैंने ग्राफ आपको 12th में स्टडी करा रखी, वीडियो में है अवेलेबल, और वहां से आप देख लेना। यहाँ मैं अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और नोट डाउन करा देता हूँ, फिर मैं आपको साइन कोसाइन फॉर्मूले और बताऊंगा, ठीक है ना। चलो सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। तो बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, मैं एक साथ आपको यहाँ लिखूंगा और आपको नोट भी करनी है और कर भी लेनी है और लर्न भी रखनी है, ठीक है ना। सबसे पहली आती है, देखो एक दूसरे की हेल्प से निकाली जा सकती हैं, लेकिन कभी एग्जाम टाइम में आप निकालने के लिए थोड़ी ना बैठोगे, आपको लर्न होनी चाहिए। 1 मिनट में अगर किसी का आंसर करना है तो पहले आप आइडेंटिटी निकालोगे, जब उसको सॉल्व करोगे, नहीं ना भाई, आपको याद होनी चाहिए। सुनो तुमसे, आपने क्या करना है, साइन ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर गलती से यहां प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, सिंपल सी बात। दूसरी आइडेंटिटी कॉस ए प्लस बी। अब एक बात समझना, भले ही चाहो तो आप इनको 2 आइडेंटिटी नाम दे दो, ठीक है ना, वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। अब देखो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां साइन प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और यहां माइनस होता तो यहां प्लस आएगा, क्लियर है। आगे देखो, अगली आइडेंटिटी देखो, ठीक है ना। अगली आपको ध्यान रखनी है tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत उपयोग में आती है, ध्यान रखना, क्लियर है ना। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाए, मतलब tan a माइनस बी हो जाए, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगी, क्लियर है ना। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। कॉट के टर्म में देखो, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, क्लियर है। प्लस है तो माइनस और यहाँ प्लस, और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। कॉट बी में से कॉट ए घटाना, ये वाली बात ध्यान रखना। फिफ्थ आइडेंटिटी, ये एनसीईआरटी से बाहर है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के। अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, आपने ध्यान रखना है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिन्हें ये आइडेंटिटी आसानी से सॉल्व कर देती है, ठीक है ना। अब कुछ आइडेंटिटीज और देखो, जैसे सपोज करो मैं अगर आपसे बात करूं कि आपको, चलो
कुछ आइडेंटिटीज ऐसे भी फॉर्म होती हैं, जैसे 2 sin a cos b बराबर होते हैं sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी के। मतलब sin a प्लस बी और sin a माइनस बी को अगर प्लस करोगे तो 2 sin a cos b मिलेगा। उसी तरीके से 2 cos a sin b वो बराबर होता है आपका sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी के। अगर आपका 2 cos a cos b है, 2 cos a cos b, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगर आपका 2 sin a sin b है तो यहां पर हो जाता है, इसकी दो फॉर्म बन जाती हैं। या तो आप ऐसे लिख दो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कॉमन ले लो, या फिर माइनस को आप इधर ले चलो यहाँ कॉमन ले लो, एक और स्टेप बढ़ा देंगे cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। देखना गलती मत कर देना, देखो 2 sin a sin b है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, या फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब इस माइनस को आप इधर पहुंचा दो, तो इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे देखो, आगे आप इस तरीके से ध्यान रखना कि कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि साइन c प्लस साइन डी, तो साइन c प्लस साइन डी अगर आपसे पूछेंगे तो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ये c और d क्या है, एंगल, a और b क्या है, एंगल। क्लियर है ना, कंफ्यूज मत होना। अब देखो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ओके, माइनस 2 साइंस ओके, ऐसे भी आ जाता है कि cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। क्लियर ना। अब देखिए साइन 2a की दो होती हैं, 2 sin a cos a या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos 2a की 4 होती हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 1 या फिर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। ऐसे ही tan 2a की भी होती हैं, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का। अभी देखो और सारी भी रह गई, आप भले ही चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अभी कुछ और रह गई हैं जिनको मैं अभी इनको रफ करने के बाद लिखता हूँ। ठीक है ना, जब तक आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चे कुछ आइडेंटिटीज और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए साइन 3a का होता है 3 sin a माइनस 4 साइन पे क्यूब ए, cos 3a बराबर 4 cos पे क्यूब ए माइनस 3 cos a, और साइन cos tan 3a बराबर 3 tan a माइनस 10 पे क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटीज। कुछ डायरेक्ट आइडेंटिटीज बनाई भी जाती हैं, जैसे आपसे पूछा जाए ये बताओ cos a की बताओ या साइन a की बताओ, तो आप ना आइडेंटिटी, मैंने अभी अभी आपको cos 2a की आइडेंटिटी लिखवाई थी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों तरफ एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, तो cos a माइनस 1 को इधर ले आओ प्लस 2 cos स्क्वायर a बाई टू। क्लियर है, a बाई टू। तो अब देखो 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a बाई टू। स्क्वायर हटा दो, इधर लगा दो प्लस माइनस 1 प्लस कॉस ए
अपॉन 2 कॉस ए बाई 2। क्लियर है? इस तरीके से आपको निकालना भी आना चाहिए और याद भी होनी चाहिए। वैसे ही साइन ए बाई 2 की तो आप जानते हो कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ एंगल को 2 से डिवाइड कर दो। इस 2 से 2 नहीं कटेगा, ध्यान रखना, ये साइन का कॉफिशिएंट है, ये एंगल है, ऐसे कटता नहीं है। तो यहां आपका बच गया कॉस ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब इसको लेफ्ट में ले आइए और उसको राइट में ले जाइए, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। तो साइन ए बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। क्लियर है ना? अब जैसे सपोज करो, हम इसको ना इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉस 22.5 की वैल्यू बताओ। चलो अभी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब आपको इजीली तरीके से क्वेश्चंस में पता चलेगा कि इनकी किस तरीके से हमें यूटिलाइजेशन करनी है। अभी मैं आपको दो फॉर्मूले और बता देता हूं जो आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक होता है साइन फॉर्मूला और एक होता है कोसाइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला और एक होता है आपका कोसाइन फॉर्मूला। देखो वो फॉर्मूला है क्या, जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल आपको इस तरीके से बनाना है, ट्रायंगल आपको इस तरीके से बनाना है कि जो ट्रायंगल में आप एंगल ले रहे हो, जैसे सपोज करो आपने ये ट्रायंगल लिया, जैसे ए तो इसके सामने वाली साइड ए, जैसे बी तो इसके सामने वाली साइड बी, सी तो इसके सामने वाली साइड सी लेनी है। क्लियर है? एंगल के सामने वाली लेंथ को उसी हिसाब से आपको लेना जब भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो साइन फॉर्मूला ये कहता है कि साइन ए अपॉन ए कॉस साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, ये वैल्यू एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है, इसे साइन फॉर्मूला कहा जाता है। क्लियर है ना? अगर कभी भी कंपटीशन में पूछा जाए तो ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। अगर मैं आपसे बात करूं कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसाइन फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं। कोसाइन फॉर्मूला होता है कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर कॉस बी है तो वो बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर कॉस सी है तो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या कहते हो? ये साइन और कोसाइन फॉर्मूला कभी कभी आ जाते हैं, कोई भी आपसे 1 मार्क्स में या एमसीक्यू या 2 मार्क्स में अगर आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बहुत आसान है। देखो एंगल ए है तो यहाँ ए स्क्वायर घट रहा है, एंगल बी है तो बी स्क्वायर घट रहा है, सी है तो सी स्क्वायर घट रहा है, जो प्लस हो रहा है उधर ही वो दो नीचे वैल्यूज आ रही है मल्टीपल में। क्लियर है ना? तो अभी हमने इस वीडियो में थोड़ा स्लो तो चले हैं, जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट कोई नहीं। इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग से आपका बेसिक एंगल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहता है, उसके बाद भले ही एंगल को मेजर करने की दो यूनिट हो, डिग्री मेजर हो या फिर आपका रेडियन मेजर हो, जैसे डिग्री को सेक्सोडेसिमल और आपका रेडियन को सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। एक सेंटेसिमल सिस्टम भी होता है जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है और एक ग्रेड 100 मिनट और एक मिनट 100 सेकंड्स के बराबर होता है। मैंने इनको कंप्लीटली तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है विद डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद मैंने इनका रिलेशन भी आपको याद करा दिया था, डी अपॉन 90 और जी अपॉन 100 और इक्वल्स टू आर अपॉन पाई। मैंने ये वाली वैल्यू भी आपको याद करा दी थी। उसके बाद मैंने आपको यह भी क्लियर करा दिया था कि किस तरीके से 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री रहता है। 1 डिग्री की वैल्यू, 1 रेडियन की वैल्यू भी मैंने आपको लर्न करने के लिए बोल दिया था। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से आपका जो रेडियन मेजर होता है या रियल नंबर होता है वो ट्रीट किया जाता है, सेम थिंग। क्लियर है ना? फिर मैंने आपको नेक्स्ट ये भी क्लियर करा दिया था कि किस तरीके से हम यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेते हैं, उसमें ए और बी लेते हैं और cos थीटा sin थीटा। क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू हम इमेजिनेशन में कैसे याद कर सकते हैं, 90, 180, 270, 360, 90 के मल्टीपल जो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं वो यूनिट रेडियस की हेल्प से इजीली तरीके से याद किए जा सकते हैं, बट इमेजिनेशन में आपको वो चीज पता होनी चाहिए। फिर मैंने ASTC का रूल भी बता दिया था। मैंने ये भी बता दिया था कि अगर आपको साइन कॉस टेन कोस इवन और ऑड फंक्शन भी मैंने करा दिया। आपको अगर किसी भी कितने भी बड़ी एंगल की वैल्यू पता करनी है तो इजीली तरीके से आप पता कर सकते हैं। मैंने एक कॉमन रूल आपको बताया था कि 90 के मल्टीपल में तोड़ दीजिए, अगर ऑड आ रहा है तो चेंज कर दो, इवन आ रहा है तो चेंज मत करो। फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए ये देखो कि वो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ये बातें मैंने सब आपको इस वीडियो में डिस्कस करी हैं।
क्लियर है ना। मैंने डोमेन और रेंज भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। मैंने जितने भी 20 25 30 आइडेंटिटीज बनती हैं वो सब मैंने आपको नोट डाउन करा दिया। इससे बार सिंगल आइडेंटिटी नहीं होगी, क्लियर है ना। लेकिन क्वेश्चन रह गए, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन में आपको पॉसिबल नहीं था, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और क्वेश्चन से फिर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो, ये वीडियो वॉच कर लो और क्वेश्चन वाली वॉच कर लेना। एनसीईआरटी से अगर एग्जाम आपके स्कूल में आता है तो आप कुछ भी गलत नहीं करोगे, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, कॉम्पिटिशंस में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन छपते हैं, तो एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन छपते हैं जो मैं वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं, क्लियर है ना। क्योंकि उन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आसान या टफ देकर उनको सेलेक्ट नहीं करूंगा, जो जो फ्रिक्वेंटली बार बार रिपीट होते हैं डिफरेंट स्कूल्स में या कॉम्पिटिशन्स में, मैं उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा। 10 11 12 क्वेश्चन हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर हो सकता है आरडी शर्मा की वीडियो भी डिस्कस करें। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।